Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717117 and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज शनिवार है। आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आप जब भी हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज को धीमी रखें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार प्राची, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस। Benchmark domestic equity indices extend rally for the second straight week, rise over 0.5%. Industry leaders across various sectors hail labour reforms, calls it timely and essential for a modern economy. And global crude oil prices register weekly decline around 3%. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी बरकरार, आधे प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं ने श्रम सुधारों की सराहना की, इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए समयोचित और आवश्यक बताया। और कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक आधार पर लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. मोदी नगर से हमारे साथ फैजान जुड़ रहे हैं। राजेश, फैजान जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि जब हम नेकेड ऑप्शन बेचते हैं तो उसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, और जब हम हैच करके बेचते हैं तो हम अपना लॉस को एक लिमिट तक कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा मार्जिन लगता है वो तब भी ज्यादा लगता है, ऐसा क्यों? फैजान, देखिए, इसका जब आप नेकेड ऑप्शन लेते हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसका मार्जिन ज़्यादा लगता है। जब आप उसको हेज कर लेते हैं, वैसे नॉर्मली जब आप हेज करके चलें तो मार्जिन कम हो जाता है। मुझे नहीं पता आपके ब्रोकर जो है हेजिंग के बाद भी ज़्यादा मार्जिन क्यों ले रहे हैं। देखिए, नेकेड ऑप्शन का मतलब होता है कि आपका जो रिस्क है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में जो रिस्क होता है, आपको पता होगा कॉल और पुट दो तरीके की ऑप्शन होती हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। जब आप उसको हेज कर लेते हैं तो आप चेक करिएगा एक बार अपने ब्रोकर के साथ, हेजिंग के बाद मार्जिन कम हो जाता है। पर अगर आपके ब्रोकर फिर भी उसको नहीं कम कर रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे कारण ये हो क्योंकि सेबी का भी डेटा आया। फैजान, मैं आपको किसी तरह से डिस्करेज नहीं करना चाहता, पर सेबी का डेटा आया। आपने देखा होगा कि जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यानी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, उनमें से करीब 89 यानी 89% लोग पैसा गंवा देते हैं।
तो हो सकता है इस डर से जो है आपके ब्रोकर ने, उनका कुछ ऐसा हुआ होगा उनके साथ कि उन्होंने उसका मार्जिन जो है वो कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज ने भी। पर आप एक बार इसको डबल चेक करिए, हेजिंग के बाद मार्जिन कम होना चाहिए। पर मैं आपको सलाह, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए जो वो ये निकल के आ रही है फैज़ान, के आप संभल के करिए इसको, क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च, बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहना पड़ता है, तभी ऑप्शंस में कमाई होती है, वरना ज़्यादातर लोग इसमें हाथ अपनी उंगलियां जला लेते हैं। तो आप बहुत संभल के करिए और एक बार डबल चेक करिए, हेजिंग के बाद मार्जिन मेरे हिसाब से कम आना चाहिए जी। Our next caller online is from Delhi, D.R. Nath. A warm welcome. Thank you, sir. What's Thank your you. question? Yes, sir. नमस्कार बोलिए सर। हाँ साहब, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। आप या तो अपना इंस्ट्रूमेंट कहीं बाहर की तरफ जाएं जहाँ कॉल क्लियर है। जी सर। हेलो सर। अभी भी ठीक नहीं है, आप दोबारा कॉल करें प्लीज। इन द मीन टाइम जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अमित फ्रॉम दिल्ली इज विद अस। वार्म वेलकम अमित। हाँ, नमस्कार सभी को। कॉलेज सर को नमस्कार सर। नमस्कार अमित। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था निफ्टी ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ गई स्थिति है, बिल्कुल ही आज 25,179 का हाई इसने लगा ही दिया है, 277 का हाई है जी। तो क्या लगता है सर नवंबर के महीने में ब्रेक कर जाएगी? और दूसरी चीज सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, किसी किसी कंपनी के शेयर में ऐसी चीज होती है कि आप कहते हैं ना किसी की बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज ऐसा कुछ होता है, तो वो तो कम से कम 50 से 60% पूरे 6 महीने के दौरान जनवरी से लेकर अभी तक गिर जाते हैं। तो उसमें डर भी लगता है। एक तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से करें तो अच्छा भी लग रहा है कि चलो ठीक है, हमें 50% डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, बट फिर उसमें एक डर छिपाना रहता है 50% डाउन हो गया तो कहीं यहाँ से और ना नीचे चला जाए। थोड़ा इसमें सर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। चलिए अमित, आपका पहला सवाल था निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। दिस इज एनीबडीज गेस। कभी भी हम लोग निफ्टी के ऊपर ऐसी भविष्यवाणी नहीं करते हैं। मार्केट का अंडरटोन बुलिश है। मार्केट ने बहुत समय बाद, सितंबर 24 के बाद, राजेश और प्राची, एक रुख बदला है। एक साल तक लगातार मार्केट बार बार आगे पीछे उसी दायरे में फंसा रहा। फाइनली मार्केट 26,277 ऑल टाइम हाई है, उसके बिल्कुल इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं किसिंग डिस्टेंस में है, बिल्कुल बहुत नजदीक आ चुका है। और हम उम्मीद तो यही रख रहे हैं, कोई नागवार खबर नहीं आई अगर हमें, तो मुझे लगता है कि ये जाएगा। दूसरा, आपने अपने दूसरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। आपने कहा हम बाय ऑन डिप्स कहते हैं, सेल ऑन राइज कहते हैं। आपने कहा 6 महीने में कई बार डर। देखिए ये इन्होंने ऐसी बात कही है राजेश और प्राची, जो मैं इस पे जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। हम जब सलाह देते हैं कोई, हम जब बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म निवेशकों की बात करते हैं। जो लोग अभी देखिए आपसे पहले जो प्रश्नकर्ता थे, फैजान थे शायद मोदी नगर से, वो ऑप्शंस की बात कर रहे थे। ऑप्शंस तो देखिए लोग रोज खरीद के रोज बेच देते हैं, 10 बजे खरीद के 10:30 बजे बेच देते हैं। तो उनको मैंने सतर्क किया कि सेबी का डेटा कहता है कि 89% लोग पैसा गंवाते हैं। परंतु 6 महीने का अगर आप दायरा लेके चल रहे हैं अमित, तो मैं समझता हूं मार्केट के लिए ये भी छोटा दायरा है। हम आपको सलाह देंगे कि आप लंबी अवधि के निवेशक बने। और जब हम लंबी अवधि कहते हैं, मार्केट में वही कमा के जाता है। और यही अमित जो आप कह रहे हैं ना, यही बात मैं बहुत लोगों से बोलता हूं कि लोग इन्वेस्टर बन के आते हैं पर ट्रेडर बन के रह जाते हैं। तो अमित, आप लंबे वक्त तक रखें और अच्छे स्टॉक्स आप चुनेंगे और आप लंबे वक्त तक रखेंगे तो आपको ये जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज तो हमेशा ही प्रिंसिपल रहता है। पर आप उसमें छोटी मोटी गिरावट बीच में आएगी भी, तो वो आपको इतना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपने तो 5 साल के लिए लिया हुआ है। 5 साल में तो अपनी हर कंपनी का शेयर अपने फंडामेंटल्स के आसपास पहुंच जाता है। जी, भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। शंकर जी, आपकी लाइन साफ नहीं है। शंकर जी, आपकी आवाज, शंकर जी की मुझे लग रहा है पर्याप्त फोन लाइन में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे गला किसी का खराब होता है। जी बिल्कुल। दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे थे, मगर शायद अभी संपर्क हमारा टूट गया है। तब तक के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII की निकासी के बावजूद देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दूसरे सप्ताह भी अपनी तेजी बरकरार रखे हुए हैं। बाजार को दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों, घटती मुद्रास्फीति और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के संबंध में भी उम्मीद के कारण समर्थन मिला। 5 में से केवल 3 कारोबारी सत्रों में बढ़त के बावजूद दोनों प्रमुख सूचकांकों ने बृहस्पतिवार को
52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर को छूकर सप्ताह का समापन किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 669 अंक यानी लगभग 0.8% की बढ़त के साथ 85,232 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 158 अंक यानी 0.6% बढ़कर 26.68 पर बंद हुआ। इस बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में विपरीत तस्वीर देखने को मिली। मिड कैप सूचकांक में 1.1% से अधिक की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में सप्ताह के दौरान 2.1% की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सप्ताह के दौरान 75 पैसे कमजोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89 रुपये और 49 पैसे के अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। हेलो रत्नाकर जी। हेलो रत्नाकर जी की लाइन शायद अभी। हेलो जी नहीं जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हेलो 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 जी, Mr. जी, Nath, जी। can you hear us? यस आई Okay, please go ahead and ask a question. हेलो हेलो जी जी आप अपना बोलिए, सवाल हम पूछिए। सुन हाँ पा सर, रहे हैं आप। नमस्कार साहब। मैं कोहली जी नमस्कार। मैं नमस्कार, HDF का करता हूँ। मेरी वाइफ है अबाउट 70 इयर्स, मेरा बेटा है 50 साल और बेटी है क्या नाम 48 साल की। तो मेरे जाने के बाद वो भी करता वाइफ और सन। नंबर 2 जो क्या नाम शेयर जो हम खरीदते हैं तो उसके बाद ब्रोकर एक्सेट्रा मिला के 1% की एक्स्ट्रा लग जाता है। लेकिन AIS ओनली शोज वॉट एवर इज कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप टू 1%। इसको कैसा ठीक किया जाए? थैंक यू। तो नाथ साहब व्हाट यू कैन डू इज जो आपका AIS में दिख रहा है, देखिए AIS तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। मैंने राजेश और प्राची AIS को नया नाम दिया है आईना, इसे समझिए, क्योंकि आपके ट्रांजैक्शंस का आईना दिखा देता है। जी। तो आई थिंक व्हाट यू कैन डू मिस्टर नाथ इज व्हाइल फाइलिंग योर रिटर्न यू कैन अकाउंट फॉर दोस एक्सपेंसेस। AIS इज सिंपली टेलिंग यू कि आपने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं, सो यू टेक इट फॉर रेफरेंस पर्पसेस। बट व्हेन यू एक्चुअली फाइल योर रिटर्न, जब आप स्वयं अपनी रिटर्न कंपाइल करते हैं तो जो आपके 1% खर्चा जो भी उसमें खर्चा आ रहा है दैट इज डिडक्टेबल, आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। आपके जो एक्चुअल डिक्लेयर्ड इनकम है आफ्टर कैलकुलेशन मे नॉट मैच विद AIS, दैट्स टोटली ऑल राइट, सो लॉन्ग एज द ट्रांजैक्शन विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन AIS हैज बीन कंसिडर्ड बाय यू। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट दूर हो गया होगा। बिल्कुल उससे पैसा टू पैसा मैच नहीं भी हो रही है तो आपको जो लेजिटिमेटली आपको खर्चे मिल सकते हैं वो खर्चे आप जरूर क्लेम करेंगे। आपने AIS का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि आपने तो उसमें से दिया हुआ ट्रांजैक्शन बाकायदा कंसिडर किया है। नाथ साहब। Our next caller is from Mumbai. A warm welcome, Ratnakar ji. Please ask your हेलो, question. गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि एवरी दिसंबर में जो इंटरनेशनल मार्केट और अपना इंडियन मार्केट में भी जो सेलिंग होता है उसकी राय क्या है, वो सेलिंग क्यों होता है? और दूसरा सवाल है कि ये जो बायबैक स्कीम रहती है तो बायबैक स्कीम का फायदा किसके लिए है, और ये बायबैक स्कीम में पार्टिसिपेशन नॉर्मल शेयर होल्डर ने लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? थैंक यू। चलिए रत्नाकर जी, आपका पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर में मार्केट में सेलिंग क्यों रहती है। ऐसा कोई बहुत कंसिस्टेंट पैटर्न तो नहीं होता है, पर अगर आपको कभी दिसंबर में दिखाई देगी इसलिए भी होती है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में दिसंबर में छुट्टियां होती हैं। अब तो खैर भारत में भी बहुत लोग छुट्टियों पर दिसंबर में जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि राजेश और प्राची के लोग छुट्टियों से पहले अपना सब सामान बेच कर टेंशन फ्री जाना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करके जाना चाहते हैं, और छुट्टी में घूमने के लिए पैसा चाहिए होता है तो सोचते हैं जो मुनाफा हो रहा है तो उसको कमा के और छुट्टियों में इस्तेमाल किया जाए। ये एक कारण हो सकता है, पर ऐसा प्रैक्टिकल कारण। हाँ, तो मतलब पर ऐसा कोई रत्नाकर साहब कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है कि दिसंबर में क्यों गिरता है। आपने तो भविष्यवाणी कर दी कि दिसंबर में मार्केट गिरेगी, ऐसा हम इसको पूरी तरह से समर्थन तो मैं नहीं करूंगा। दूसरा, आपने कहा कि बायबैक कौन करता है। बायबैक देखिए लोगों के लिए खुल जाता है, जो लोग उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं आपको एक एग्जिट का मौका मिल जाता है और अच्छी प्राइस पे मिलता है। तो अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं और बायबैक ऑप्शन आया है तो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बायबैक का मतलब कंपनी अपने शेयर्स को वापस आपसे खरीद रही है, तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप उसमें से निकल सकते हैं। और मैं समझता हूं जो लोग क्योंकि नॉर्मली बायबैक थोड़ा मार्केट से बेटर प्राइस पे करा जाता है, तो आपको मार्केट से बेहतर प्राइस मिल रहा है तो आप उसमें से निकल सकते हैं। जी शरद ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ SPS जैन जुड़ रहे हैं। महोदय अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार कोहली साहब। नमस्कार जैन साहब। आज मैं CNBC आवाज पर आपको देख रहा था, बहुत डैशिंग लग रहे थे, और ये जो वसीयत के बारे में सवाल है, कर सकता हूँ उसका वसीयत के बारे में? हाँ जी पूछिए।
ऐसा है कि आपने कहा था कि मैंने अपनी वसीयत करीब 10-15 साल पहले बनाई थी और वाइफ ने भी कराई थी और दोनों को रजिस्टर कराया है जी, और उसमें एग्जीक्यूटर का नाम नहीं है। आपने आज के प्रोग्राम में कहा था कि एग्जीक्यूटर का नाम डालना बहुत जरूरी है जी। तो इसको मैं क्या रिवाइज करके डालूं, और अगर डालना है तो मुझे किसको एग्जीक्यूटर बनाना चाहिए? किसी रिलेटिव को बनाना है, किसी ओल्ड मैन को बनाना है और कहीं वो मेरे से पहले ही चले गए, या किसी यंग मैन को बनाना है? ये जरा इसके ऊपर मुझे गाइड करें। जैन साहब, बिल्कुल एग्जीक्यूटर होना चाहिए, क्योंकि आपने जो वसीयत लिखी है तो उस व्यक्ति के जाने के बाद उस वसीयत को कौन निकाल के पढ़ेगा और कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा कि किसको कितना देना है। तो एग्जीक्यूटर, आप इस विल को, पहला आपका सवाल था रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आपको रिवाइज कर देना चाहिए। आप जितनी बार मर्जी विल को रिवाइज कर सकते हैं, तो उससे पिछली विल रिडंडेंट हो जाती है और नई विल इफेक्टिव हो जाती है। और आपने कहा किसको बनाना चाहिए? जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि आपका विश्वास पात्र है। देखिए, जीवन का तो भरोसा नहीं है, कौन किससे पहले जाएगा, कौन किसके बाद जाएगा। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल होकर बात कर रहा हूं, ये तो हम नहीं जानते हैं। पर आप कोई ऐसा व्यक्ति छांटिए जो आपको लगता है कि आपसे भी लंबा यहां पर रहेगा और आपका विश्वास पात्र है। मुझे लगता है विश्वास ज्यादा जरूरी है, जिस पर आप यकीन रखते हैं कि वो व्यक्ति आपके जाने के बाद आपकी जो इच्छाएं आपने विल में व्यक्त करी हैं, उन इच्छाओं को पूरी करेगा, आपकी एस्पिरेशंस को, आपके डिक्लेरेशन को पूरा करेगा। उसको आप अपॉइंट, कोई आपका नजदीकी रिश्तेदार होता है। कुछ लोग किसी लॉ फर्म में परपेचुटी, जहां परपेचुटी होती है, मतलब जहां पर किसी व्यक्ति के जाने से फर्क नहीं पड़ता, उनके लॉयर्स को भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। पर यही व्यक्ति को परिवार का हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है। ये तो जैन साहब आप बेहतर जानते हैं, मैं आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से जो आपको ठीक लगता है आप उनको एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। बिल्कुल। शरद जी भिलाई से रवि नारायण जुड़ रहे हैं। रवि जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रवि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार रवि जी। सर, मेरा सवाल है कि अपने जो अनएक्सप्लोर्ड या जो नए जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और दुनिया जहाँ का अपने ऊपर नजर है जी, खासकर जैसे डिफेंस हो गया या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में जो अपना जो परफॉर्मेंस है या फिर जी जी उस में क्योंकि कंपटीशन तो है, तो उसको हम कैसे फोर्ट्रेस हम क्या, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि यदि मान लीजिए कि ये जो दुनिया जहाँ जो है हमसे चिढ़ के या खुड़ के या जो भी करने जाती है, हर्डल्स कर रही है, उसके बाद भी हम ग्रोथ करने के लिए क्या पूरा का पूरा हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस पे डिपेंड कर सकते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है? बिल्कुल कर सकते हैं नारायण साहब। जिनको कुड़ना है कुड़ने दीजिए, जिनको चिढ़ना है चिढ़ने दीजिए। चिढ़ने वाले चिढ़ते रहते हैं, अपना हम लोग अपनी राह पर चल रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और भले ही कोई भी भारत के खिलाफ कोई किसी के मन में फीलिंग्स हो, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। व्यक्ति के लिए भी नहीं तो कुछ लोग आपके लिए ऐसे होते होंगे जो फीलिंग्स रखते हैं, पर आप अपना निरंतर आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया। ग्रीन एनर्जी है, डिफेंस है, इवन FMCG है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कल की हैं। तो मुझे लग रहा है इसको भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। नारायण साहब आप चिंता ना करें, आप अच्छी स्क्रिप्ट चुनें, उनमें लंबे वक्त के लिए लगाएं और जो चिढ़ते हैं उनको चिढ़ने दीजिए। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उद्योग जगत और परामर्श संस्थाओं ने देश में 4 श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि इन सुधारों से औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा और नियमों का पालन आसानी से होगा। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यशर्त संहिता 2020 कल से लागू हो गई। इनका उद्देश्य देश में मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित बनाना है। ये 4 श्रम संहिताएं श्रम कानूनों में सुधार लाकर सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां, उचित वेतन और लंबे समय के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। भारतीय मजदूर संघ BMS के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि ये फैसला ऐतिहासिक सुधार है। उन्होंने कहा कि इससे मजदूर सशक्त होंगे और नियमों का पालन आसानी से होगा। भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे पुराने थे, आज काम की दुनिया बदल रही है, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहाँ से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है।
नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ लोग कार्यरत हैं और नई श्रम संहिताओं से लागू होने से उनके लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि संहिता में महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान है। जो हमारी मांगे 100 साल में भी नहीं हो पाई और विश्व स्तर के जो मापदंड होने थे, वो उसके लिए ये नींव का पत्थर का काम करेगा। मैं और कंसेंट के 14 श्रमिक संगठनों की ओर से मैं NFI2 का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनसुख मंडाविया को श्रमिकों को और उनके परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे आधी से अधिक जनता लाभान्वित होगी। शरद जी, सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए 4 श्रम संहिताओं को लागू किया। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की ओर सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही स्वागत करने योग्य कदम है। 29 अलग अलग लेबर से रिलेटेड कानून थे जिनको समाहित करके अब इन 4 कोड्स में बदल दिया गया है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेक अवे, जैसे अभी हम सुन भी रहे थे, मुझे लगता है महिलाओं के लिए, आप तो प्राची महिला हैं, आप इस बात को बेहतर समझ सकती हैं कि महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट, महिलाओं को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि थोड़ा सा भेदभाव एम्प्लॉयर्स की तरफ से देखा जाता था वेतन के मामले में और वर्क शिफ्ट के मामले में। और बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूं कि हजारों लाखों लोग इस समय गिग वर्कर जिसको हम कहते हैं, जो कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, हड़ताल से पहले नोटिस आना, और बहुत ही बैलेंस्ड हैं ये 4 कोड्स। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एम्प्लॉयज की तरफ ही इसका झुकाव है, एम्प्लॉयर्स का भी ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूं दोनों तरह से अपॉइंटमेंट लेटर देना, कितने ही इसमें मैं गिनती करूं तो शायद बाकी का शो का समय चला जाएगा, पर मुझे लगता है बहुत ही स्वागत करने योग्य। और बहुत बड़ा इससे फायदा प्राची और राजेश ये होने वाला है कि विदेशी निवेशक जो भारत में आते हैं वो इन रिफॉर्म्स की तरफ देख रहे थे कि क्योंकि वो यहाँ के अपना काम जमाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कोई भी अपना उद्योग यहाँ लगाते हैं, तो उनको भी एक बहुत 29 लॉज में वो खो जाते थे, आके समझ नहीं आता था, लिटिगेशन बहुत होती थी, शिकायतें बहुत आती थी। अब मुझे लगता है सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये सारी चीजें आपको इनका निस्तारण होता दिखेगा और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, सुनिश्चित ढंग से आपको सारी व्यवस्था चलती हुई दिखेगी, जहां तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन की बात है। जी बिल्कुल, हम सब इसी उम्मीद में हैं। और इससे पहले कि आगे बढ़े, लिए चलते हैं दिल्ली से संजीव के सवाल को। संजीव जी, अपना सवाल पूछिए। शरद जी नमस्कार के साथ सवाल ये है कि क्या रीजन रहा कि इंडियन गवर्नमेंट को बैंड डाउन करना पड़ा रशियन ऑयल खरीदने के लिए? सेकंड, ये इंडियन यूएस से गैस खरीदने का समझौता हुआ है एलपीजी, ये हमारे बजट में कैसे उतरेगी? इतनी ट्रांसपोर्ट का कैसे ये अफोर्डेबल होगा? प्लीज संजीव जी, मैं थोड़ा सा आपने जो बात बोली है उसमें संशोधन करना चाहूंगा। कोई बेंड डाउन नहीं हुआ है। देखिए, अमेरिका ने रशियन ऑयल कंपनीज जो 2 हैं, निफ्ट NEFT है, REFT है और लूक ऑयल है, उन दोनों पर सैंक्शंस लगाए। तो क्या होता है, जब आप सैंक्शन लगाते हैं तो भारत में बहुत सारा ऑयल आता था जो कि एक्सपोर्ट के लिए था, मतलब यहां पर रिफाइनिंग के लिए आता था और रिफाइन होकर हम एक्सपोर्ट करते थे। अब अगर आप उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसको इंपोर्ट करके क्या करेंगे? मतलब अगर हम जिस कंट्री पे सैंक्शन लगा दिया, मान लीजिए यूरोप जा रहा है यहाँ से और सैंक्शंस लग गए कि अब आप उस ऑयल को वहां यूरोप नहीं भेज सकते हैं, तो हम उसको इंपोर्ट करके क्या करेंगे? तो बेंड डाउन नहीं है। क्या होता है कि कूटनीति में, डिप्लोमेसी में आप कुछ बातें अपनी मनवाते हैं, कुछ बातें हम मान लेते हैं। अब जब सैंक्शंस लगा दिया तो हमारे पास एक अच्छा रीजन था रशिया को कहने का कि भाई देखिए, अब तो हम इस ऑयल को यहां पर क्या करेंगे आपके यहां से मंगवा के, क्योंकि हम तो इसको रिफाइन करके कहीं भेज ही नहीं सकते। आपको पता होगा, इसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बना के उस क्रूड ऑयल को भेजा जाता था। तो कोई हमने बेंड हमने बिल्कुल नहीं किया है। और दूसरा, आपने कहा कि अमेरिका से हमारी एनर्जी खरीदने का, तो एनर्जी तो ये तो हमें वैसे ही चाहिए संजीव, ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका को खुश करने के लिए हम ये कर रहे हैं। एनर्जी हमारी जरूरत है। आपको शायद पता होगा, अगर खाली आप फ्यूल लें तो 86-87% हमारी जरूरत आयात से पूरी होती है। तो ना हमने बेंड डाउन किया है, ना हमने उनको खुश करने का कुछ काम किया है। जैसे अमेरिका अपने आप को, अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अपने हित में काम करता है, इसी प्रकार भारत ने भी जो भी निर्णय लिया है अपने हित में लिया है। ऐसे ही डिप्लोमेसी चलती है, कुछ बात मान ली जाती है, कुछ मनवा ली जाती है, पर ये दोनों निर्णय कहीं कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऐसा इसको मुझे लगता है गलत चश्मे से हम इसको देख रहे हैं संजीव जी। तो मैं प्रार्थना करूंगा आप इसको सही दृष्टिकोण से देखें। ये भारत के हित में निर्णय है।
Since we're talking about oil, let's see how they fared yesterday. Global crude oil prices fell yesterday. Market sentiment turned bearish as Washington pushed for a peace plan between Ukraine and Russia to end the 3-year conflict. Meanwhile, sanctions on Russian oil producers Rosneft and Lukoil came into effect yesterday. On Friday, Brent crude futures declined 1.3% to settle at $62.56 per barrel, while WTI crude futures slipped 1.6% to close at $58.06 per barrel. For the week, Brent crude shed over 2.8%, while WTI crude plunged nearly 3.4%. राजेश, मुंबई से हमारे पास एक कॉल आ रही है। हाँ सर जी नमस्कार। गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ में किस में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा? थैंक यू। अगर आप शुद्ध गोल्ड का रिटर्न चाहते हैं तो ईटीएफ करिए संजय, और अगर आप चाहते हैं कि फंड में और भी एसेट क्लास जुड़ी होती हैं, आप उसको मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो आप इसको फंड में कर सकते हैं। भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। सर मेरा सवाल है सिंपल, टैक्स पेयर्स के पैसों से सारी तनख्वाह सरकारी मशीनरी की पेमेंट होती है, फाइनेंस होती है। जब सरकार इन्फ्लेशन इंडेक्स देती है तो ये 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन लगा के इतनी बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाहें क्यों बढ़ाई जाती हैं? इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ा दें और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्फ्लेशन सरकार हर साल डिलीवर करती है, अनाउंस करती है। थैंक यू। शंकर, जो भी तनख्वाह बढ़ाई जाती है वो आपने जिस इंडेक्स का जिक्र किया उस इंडेक्स को मन में रख के ही बढ़ाई जाती है, उसके आधार पर ही बढ़ाई जाती है। ऐसे बेतहाशा किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है। और सरकारी मुलाजिमों को ये शिकायत रहती थी कि उनकी तनख्वाह निजी क्षेत्र से थोड़ी कम रहती है, तो उसको बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से ही, इनफैक्ट जो पैरामीटर होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स ही होता है। शंकर, आप इस बात से निश्चिंत रहें, आपके दिए गए टैक्स के पैसे का सदुपयोग होता है, किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होता है। Moving on, the Wall Street closed in positive territory yesterday. Investors became optimistic after New York Federal Reserve President John Williams suggested that the central bank could cut interest rates again this year. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average surged around 1.1%, the S&P 500 rose almost 1%, and the Nasdaq Composite Index gained nearly 0.9%. For the week, the Nasdaq tumbled over 2.7%, and the S&P 500 as well as Dow Jones both fell over 1.9%. And also the Reserve Bank of India, RBI, has announced interlinking of Unified Payments Interface UPI system with fast payment systems of other jurisdictions to promote cross-border payments. These initiatives are aligned with the G20 roadmap for enhancing cross-border payments with a focus on cheaper, efficient and more transparent and more accessible remittances. Sharad, before we leave, very, very quickly, what is your outlook for the coming week? I think the market is within striking distance of touching the all-time high. Unless there is some negative news coming, I don't see any reason why it should not be crossing that level. And I think the investors are finally rejoicing after a very long time that the market has broken the threshold of 26,000. I'm talking of the Nifty right now. Okay. And what do you think about the Wall Street? Well, Wall Street, I think a lot is happening in America at this point of time. President Trump, there's always something which is coming out of his hat. So we'll have to wait and see as to what happens. The market were a bit overpriced. And I hope now the correction is for the good as far as Wall Street is concerned. जी शरद जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते अब एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Benchmark domestic equity indices extend rally for the second straight week, rise over 0.5%. Industry leaders across various sectors hail labour reforms, calls it timely and essential for a modern economy. And global crude oil prices register a weekly decline around 3%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.